भारत वो मुल्क है जिस मुल्क का दिफाई निज़ाम अपनों का ही दिफा करने के लिए नाकाम हो चुका है। मुहाफ़िज़ वबाल जान बन चुके हैं। जब फ़ौज सिर्फ गैर ज़िम्मेदारी ना हो बल्कि गैर महफूज और चोर भी हो तो समझ लें तबाही इनके सर पे खड़ी है। इंडियन आर्मी में सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि पूरी चेन ऑफ कमांड ही बदनज़मी, करप्शन और चोरी में मुलव्वस। ये कोई दुश्मन ने नहीं कहा, ये भारतीय फ़ौज के अपने कर्नल ने कहा। भटिंडा पुलिस ने कुछ अर्सा पहले 2 अफराद को स्नैचिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इनमें से दोनों ही भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसर निकले। नाज़रीन, इस मॉडर्न डे एंड एज में कौमों की तकदीरों के फ़ैसले कौमों की फ़ौजें करती हैं। फ़ौज में क्या प्रोफेशनलिज़म है, फ़ौज में क्या सलाहियत है, फ़ौज में कितनी कोहेशन है, इंटीग्रेशन है, फ़ौज कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, फ़ौज कौन से हथियार इस्तेमाल कर रही है, फ़ौज में मॉडरेशन क्या है और सबसे बढ़कर फ़ौज का कलेक्टिव करैक्टर क्या है, ये डिसाइड करता है कि वो मुल्क आने वाले दौर में किस डायरेक्शन में जाएगा। नाज़रीन, भारत वो मुल्क है जिस मुल्क का दिफाई निज़ाम अपनों का ही दिफा करने के लिए नाकाम हो चुका है। मुहाफ़िज़ वबाल जान बन चुके हैं। जब फ़ौज सिर्फ गैर ज़िम्मेदारी ना हो बल्कि गैर महफूज और चोर भी हो तो समझ लें तबाही इनके सर पे खड़ी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फ़ौज, नेवी और एयरफोर्स में होने वाली नाकाबिले यकीन चोरियों की, करप्शन की और बदतरीन बद इंतज़ामी के चंद वाक़यात पर, जो कि ना सिर्फ भारतीय सलामती के लिए ख़तरा है बल्कि पूरे के पूरे भारत को एक मजाक बना देते हैं। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ये कहा कि इनके पास से तकरीबन 6000 के करीब बंदूकें चोरी हो चुकी हैं। हैरानकुन बात यह है कि इनमें से तकरीबन 5000 से ज़ायद बंदूकें अभी तक बरामद नहीं हो सकी और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहती हैं अपने आप को। ये वही मणिपुर है जहाँ भारतीय फ़ौज आम शहरियों के ख़िलाफ़ ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करती है और एफ्सपा जैसे ज़ालिमाना कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। वहाँ अब इनको अपने हथियार संभालने के लाले पड़े हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 आदमी फ़ौजी वर्दी पहने पिचमरी में मौजूद इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं और वहाँ से अंसास राइफ़ल्स और गोलियाँ चोरी कर कर फ़रार हो जाते हैं। मज़ीद हैरत की बात यह है कि बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक और रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें मध्य प्रदेश में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया जो इंडियन आर्मी के वेपन चोरी करता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो ख़ुद इंडियन आर्मी का ही सिपाही है। इंडियन आर्मी में सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि पूरी चेन ऑफ कमांड ही बदनज़मी, करप्शन और चोरी में मुलव्वस। इंडियन आर्मी की 50वीं आर्म्ड रेजिमेंट में 1000 से ज़्यादा गोलियां और इंसास राइफल्स चोरी हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने वाले कर्नल ने बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट लिखी जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें उसने ये कहा कि पूरी की पूरी रेजिमेंट ही करप्शन का शिकार है, बदइंतज़ामी का शिकार है और इसका नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। ये कोई दुश्मन ने नहीं कहा, ये भारतीय फ़ौज के अपने कर्नल ने कहा। इंटरेस्टिंगली, भटिंडा पुलिस ने कुछ अर्सा पहले 2 अफराद को स्नैचिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इनमें से दोनों ही भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसर निकले और इनके कब्ज़े से AK-47 राइफ़ल बरामद हुई जो जम्मू की आर्मी यूनिट से चुराई गई थी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने है। इनकी नेवी पे आप नज़र डालें तो भारतीय नेवी का फ़ख्र INS विक्रांत, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़ा जिसका नाम इस्तेमाल किया, कभी उसको निकाल लेते थे, कभी वापस ले जाते थे और फिर ब्लूमबर्ग से एक रिपोर्ट भी इन्होंने बनवाने की कोशिश की। इसी INS विक्रांत पर अरबों रुपए खर्च किए गए कुछ अर्सा कबल और इसका कुछ कीमती इक्विपमेंट चोरी हो गया। इस एक वाक़ये की तफ्तीश में 15 से ज़ायद रियासतों में छापे मारे गए, 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन की वेरिफिकेशन हुई, 6000 से ज़ायद फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए गए, फिर भी कुछ हाथ ना आया। फिर इन्होंने ख़बर देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। आखिरकार ख़बर मिल गई कि जो सामान चोरी हुआ था वो फिर OLX पे बिक भी चुका है। भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, जिस पर $3 बिलियन खर्च किए गए हैं, इंडियन नेवी के प्रोफेशनलिज्म ने डुबो दी। इसको जब पहली बार इंडियन नेवी ने पानी में उतारा तो वो पानी में तैरने की बजाय पानी में ही डूब गई।
اس واقعے پر دنیا بھر کے میڈیا نے بھارتی نیوی کا مذاق اڑایا. تقریباً 1 سال کا وقت لگا اس کو دوبارہ آپریشنل کرنے میں. جب انڈین آرمی اور انڈین نیوی دنیا بھر میں ہزیمت سمیٹ رہی تھی تو انڈین ایئر فورس بھلا پیچھے کیسے رہ سکتی ہے؟ چند سال قبل انڈین ایئر فورس کے کچھ افسران کو گرفتار کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مندر میں رکھے گئے چندے کے ڈبے سے پیسے چراتے ہیں. کیا یہ کوئی بھی دنیا کی آرمی کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا اور پھر ان کا پبلک ڈسکورس میں آنا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آنا تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے؟ چاہے رافیل کی ڈیل ہو یا لوکل پرچیزنگ ہو، کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہے بھارتی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی. سی اے جی انڈیا کی ایک خود مختار دفاعی آڈیٹنگ ایجنسی ہے اور کئی بار یہ دفاعی ایجنسی ان کی خریداری پر سوال اٹھا چکی ہے. اپوزیشن پارٹیاں چیخ کے کرپشن کی داستانیں بیان کرتی ہیں، لیکن سوال اٹھانے والے اکثر یا تو خاموش کرا دیے جاتے ہیں یا غدار کہہ کر ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اور اب سوال یہ ہے، کیا ایسے ملک کی فوج کسی بھی پروفیشنل آرمی کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ کیا ہتھیاروں کی یہ کھلی منڈی دہشت گردی سے کم ہے جس میں ہتھیار بک رہے ہیں، ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بک رہا ہے؟ اور اس طرح کا کریکٹر جو کلیکٹیو کریکٹر ہے اس پوری فوج کا، کیا یہ موسٹ ماڈرن پروفیشنل انوائرمنٹ میں فنکشن کر سکتی ہے، یا پھر یہ صرف اور صرف ایک پیسے کھانے والی مشین ہے جو کہ جواز فراہم کرتی ہے نریندر مودی کو، یوگی آدتیہ ناتھ کو، راج ناتھ سنگھ کو اور ان کے جو بزنس پارٹنرز ہیں امبانی اور اڈانی، کہ وہ میکسیمم بھارت کی عوام کا پیسہ اور خون نچوڑ سکیں آتما نربھر بھارت اور میڈ ان انڈیا اسلحہ بنانے کے اوپر؟ کیا یہ فوج پاکستان سے لڑنے کے قابل ہے؟ یہ بھارت کی فوج اس وقت بھارت کے اوپر سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہے. یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا بھارت کی فوج بڑا بوجھ ہے یا مودی، یوگی، اجت کمار ڈوول اور راج ناتھ سنگھ. یہ فیصلہ وقت کرے گا.